हेलो एवरीवन। सो स्टार्ट करते हैं आज फर्स्ट ऑफ फाइव की करंट अफेयर्स। ओके। सो आज का मोटिवेशनल कोट ही हमारा सिर्फ यही है कि आज हमें एनी हाउ बजट सेशन मेरे दोस्त देखना है और बजट सेशन में जुड़ना है। ओके। देखो, मोटिवेशनल कोट अब लाया नहीं हूँ तो क्या करूँ, भूल गया जल्दी जल्दी में। एक्चुअल में ना, मैं तो हमेशा से बोलता हूँ कि देखो, हम जो बच्चे मेरे साथ नए जुड़े पुराने जो जुड़े उनको तो पता ही है कि अपना तो सीधा सा फंडा है कि हमेशा पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो, सिचुएशन परिस्थिति कैसी भी हो सब ऊपर वाले पे छोड़ दो, अपना कर्म करते चलो। ठीक है, और फल की इच्छा मत करो। फंडा सिर्फ इतना है। ठीक है, ज्यादा सोचते हैं तो अभी परिणाम नहीं आता। ठीक है, सोचकर परिणाम आता है, पर ज्यादा सोचकर ओवर थिंकिंग करके परिणाम नहीं आता, सोचकर एग्जीक्यूट करके परिणाम आता है। तो जो सोच रहे हो उसको मेरे दोस्त धरातल पर लेकर आओ, हकीकत बनाओ। और जब हकीकत बनाओगे तो निश्चित तौर पे मेरे भाई परिणाम देखने को मिलेगा। और बाकी ये है कि निर्मला सीतारमन जी से बात हो गई है, आज वो बजट प्रेजेंट करने जा रही हैं और उसके बाद मेरे भाई बजट फिर मैं प्रेजेंट करूंगा। ओके। और हम लोगों का जो बजट यहाँ पर आने वाला है वो है शाम को 6 बजे। और शाम को 6 बजे 1 फरवरी। ओके, मतलब आज ही की डेट की बात हो रही है। इवेंट लग चुका है, नोटिफाई भी कर सकते हो। फुल एनालिसिस रहेगी बजट की, जैसे हर साल देखने को मिलती है। एक एक चीज को हम लोग यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, आज गुरुजी नहीं आ रहे ऐसा नहीं है मेरे भाई, गुरुजी तो हमेशा आते हैं और हमेशा आएंगे। समय थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन आना तो बना रहेगा। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, बाकी आप लोग मेरे भाई ये सारी चीजें इनरोल कर सकते हैं, वॉरियर प्रो बैच बैंक महापैक। आप कोड यूज कर सकते हैं यहाँ पर Y168। ओके, चलो। पहली न्यूज इज रिलेटेड टू दी अपॉइंटमेंट। एंड अपॉइंटमेंट यहाँ पर हुआ नहीं है, यहाँ अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन में रेजिग्नेशन हुआ है। भैया जी ये कह रहे हैं कि भैया हम तो अपनी ये गद्दी छोड़ रहे हैं। हमने कहा क्यों छोड़ रहे हैं? तो कहते हैं कि हमें और बड़ी अपॉर्चुनिटी की तलाश है और बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए हम लोग इस गद्दी को छोड़ना चाह रहे हैं। हमने कहा ठीक है भाई, छोड़ दो, क्या दिक्कत आ रही है? तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि हीरो मोटोकॉर्प है, इसके जो सीईओ हैं निरंजन गुप्ता, इन्होंने यहाँ पर अपनी गद्दी छोड़ दी। गद्दी छोड़ने का मतलब है यहाँ पर कि इन्होंने यहाँ पर रिजाइन कर दिया है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि भाई इनकी जगह पे कौन बैठेगा। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए, कंट्री की जो लार्जेस्ट टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर है हीरो मोटोकॉर्प, उसने कहा है कि निरंजन गुप्ता ने यहाँ पर सीईओ के पद से रिजाइन कर दिया है। 30 अप्रैल 2025 से ये इफेक्टिव रहेगा। ओके, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक तो ये काम करेंगे मेरे भाई। ओके, इसके अलावा यहाँ पर जो ये विक्रम है, विक्रम साहब है, ठीक है, अभी जो वर्तमान में वहां पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, इनको एक्टिंग सीईओ बना दिया गया है। क्या बना दिया गया बेटा? एक्टिंग सीईओ। अब आप कहोगे सर रेजिग्नेशन वगैरह से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्या? देखो ऐसा है कि जब एग्जाम में चीजें आने लगती हैं तब लोगों को समझ में आता है कि अरे भाई दिस इज रेलेवेंट। ओके, और जब तक एग्जाम में नहीं आती तब तक उसको बड़े हल्के में लेते हैं, ये चीज होती है। ओके, तो कोशिश करो कि ये जैसे अपॉइंटमेंट को आप इंपॉर्टेंस देते हो वैसे रेजिग्नेशन को भी मेरे दोस्त इंपॉर्टेंस दो। ओके, सेम रेजिग्नेशन। आप ये समझ लो ना कि विक्रम कास बेकर बने हैं और इन्होंने किनको रिप्लेस किया है? निरंजन गुप्ता को। इस तरीके से पढ़ सकते हो, इस तरीके से पढ़ोगे तो अभी अपना काम हो जाएगा। ठीक है भाई। अब कुछ और अपॉइंटमेंट जो हाल फिलहाल के रहे उनमें रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि अभी हाल फिलहाल हम लोगों ने देखा था कि मारुति सुजुकी है। ठीक है, मारुति, ओके, सुजुकी, मारुति सुजुकी, इसके अभी हाल फिलहाल एमडी एंड सीईओ बने हैं। इनका नाम क्या है? ही सा सी। ओके, हिसासी ताके ऊंची। ओके, हिसासी ताके ऊंची, हिसासी ताके ऊंची। ओके, एक नाम और याद रखना, BACS, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। ओके, इसके डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? इनका नाम है राजेश, राजेश निर्वाण। ओके, राजेश निर्वाण, इनको ब्यूरो ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी इसका डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है। ओके, हम लोगों ने भी पढ़ा था वेदांता रिलेटेड भी, एक वेदांता रिसोर्सेस, रिसोर्सेस, इसने भी अभी हाल फिलहाल किसी को अपना पहला फर्स्ट सीईओ अपॉइंट किया है। ओके, इनका नाम था देशनी नायडू। क्या नाम है भाई? देशनी, देशनी नायडू, नायडू। क्लियर है? डन।
देशनी नायडू, तो मारुति सुजुकी क्लियर है, बीएसीएस डायरेक्टर जनरल क्लियर है, और वेदांता रिसोर्सेस मेरे भाई ये नाम क्लियर होगा। अभी और भी देख लेते हैं। जैसे एसएसबी के जो चीफ है अमृत मोहन, इनको भाई एडिशनल चार्ज मिल गया किसका, बीसीएएस के डायरेक्टर जनरल का। यही तो हम लोगों ने पढ़ा था भाई। देखो चीजों को कनेक्ट करना कि जो ये आपके एसएसबी के चीफ हैं, ठीक है, इनका नाम क्या है सर, अमृत मोहन नाम है। इनको अभी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का एडिशनल चार्ज दिया गया था, यही पढ़ा था। और अभी मैंने एक और चीज आपको बताई कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के डायरेक्टर जनरल कौन बने, राजेश निर्वाण। इसका मतलब भैया जी का एडिशनल चार्ज गया, भैया जी का एडिशनल चार्ज गया। मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी अमृत मोहन प्रसाद को डायरेक्टर जनरल बनाया था, जो कि सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल है, कि आप एडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के डायरेक्टर जनरल के रूप में काम करने की। लेकिन अब सरकार ने यहां पर ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का डायरेक्टर जनरल अपॉइंट कर दिया है राजेश निर्वाण साहब को। डन, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। इंडियन रेलवे ने कहा है कि अगर हम लोगों को रेलवे से सर्विसेज चाहिए तो उसके लिए क्यों ना एक सिंगल एप्लीकेशन ना बना दिया जाए, एक सिंगल एप्लीकेशन। उसी एप्लीकेशन पे आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। स्वरेल एप्लीकेशन का नाम क्या है आपका, स्वरेल। ओके, तो इंडियन रेलवे लॉन्चेस स्वरेल एप्लीकेशन। इवन ये जो स्वरेल सुपर एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, अभी बीटा टेस्टिंग है, पायलट बेसिस पे सबके लिए भी इसको अभी फुल फ्लैश लॉन्च किया जाएगा। फाइनल पब्लिक लॉन्च आफ्टर ट्रायल, तो ये जो ट्रायल चल रहा है इसके बाद मेरे दोस्त फाइनल पब्लिक लॉन्च हो जाएगा। ओके, अब जरा समझना, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इसने एक सुपर एप्लीकेशन लॉन्च करी, इसका नाम है स्वरेल। वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा ये कॉम्प्रिहेंसिव रेलवे सर्विसेज के लिए। ओके, जो रेलवे सर्विसेज है उनके लिए एक सिंगल मेरे दोस्त स्टॉप, वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा आपके लिए, हमारे लिए। करंटली जो ये बीटा टेस्टिंग में है, ऐप अभी डाउनलोड के लिए अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर से, एप्पल ऐप स्टोर से। ओके, एक जो इसका फोकस है वो ये ऐप का ये है कि जो यूजर एक्सपीरियंस है इसको इनहेंस किया जाए। ओके, जो यूजर का एक्सपीरियंस है इसको इनहेंस करने के लिए इस एप्लीकेशन को लेकर आए। मतलब इस एप्लीकेशन का मेन जो पर्पस है या की फोकस है वो यूजर एक्सपीरियंस को इनहेंस करना है। ओके, इसमें काफी रेलवे सर्विसेज है जिनको जोड़ा जा रहा है। अब ये नहीं होगा कि आपको मल्टीपल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेंगी, अब आप एक सिंगल एप्लीकेशन से रेलवे की सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। ओके, डन। अब कौन कौन सी सर्विसेज है वो आप देख सकते हैं। इसको बनाया है CRIS ने। CRIS की फुल फॉर्म में सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब यहां पर ये कह रहे हैं कि जो ये एप्लीकेशन है इसमें काफी वाइड रेंज ऑफ यूजर नीड्स को यहां पर कैटर किया जा रहा है। आप रिजर्व कर सकते हैं टिकट बुकिंग, अनरिजर्व जो टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट बुकिंग, पार्सल फ्रेट इंक्वायरी, ट्रेन PNR स्टेटस इंक्वायरी, फूड ऑर्डर ऑन ट्रेन, रेल मदद फॉर कंप्लेंट मैनेजमेंट। ये सारी सुविधाएं यहां पर इस एप्लीकेशन के माध्यम से मिलने जा रही है। ये सारी सुविधाएं एक सिंगल एप्लीकेशन के माध्यम से मिलने जा रही है। बात समझ में आ रही है? अब देखो ये जो एप्लीकेशन हो गई, पोर्टल्स हो गए, ये मेरे लिए बड़े काम के बनते हैं। एग्जामिनर ना अब यहां से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस पूछता है कि फलाना फलाना पोर्टल का पर्पस क्या है, फलानी फलानी एप्लीकेशन का पर्पस क्या है। तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि हाँ जी ये फलानी फलानी एप्लीकेशन है क्या, किसने लॉन्च की है, और इस फलानी फलानी एप्लीकेशन का पर्पस क्या है। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट, अब देखो ऐसा है कि इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर हम लोग एक डिटेल सेशन तो लेंगे ही, लेकिन अभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए वो है बजट। अब जो ये बजट जो है 24-25 नहीं भाई 25-26, ओके, जो ये 25-26 बजट है और इकोनॉमिक सर्वे जो ये आपका 2024-25 रहा है, ये दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है बजट। इस बजट पे चर्चा की जाएगी और बजट पे चर्चा पहले फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी करेंगी, फिर मेरे भाई तुम्हारा सस्ता वाला फाइनेंस मिनिस्टर आशीष गौतम करेगा, और ये शाम को 6 बजे हम लोग इसमें डिटेल में पढ़ेंगे अपने एग्जाम के लिए क्या क्या चीजें यहाँ से रेलेवेंट बनती हैं। अब इसमें हम लोग इकोनॉमिक सर्वे से एक पॉइंट जो डिस्कस करेंगे वो है GDP ग्रोथ रेट। आपको मैं एक बात क्लियर करता हूं, एक छोटा सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आप लोग देखो कितने लोग इसका जवाब देंगे।
आपका एग्जाम मतलब ये इकोनॉमिक सर्वे आज आया है 31 जनवरी को, 31 जनवरी 2025 को ही आया है, मतलब आज मतलब 1 फेब को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो 31 जनवरी को आया था, बजट आता है आपका यहाँ पर 1 जनवरी को। अब आपका एग्जाम लगा हुआ है, ठीक है। और जैसे जीडीपी की ग्रोथ रेट 2024-25 फाइनेंशियल ईयर के लिए कौन कैलकुलेट करता है? हम सबको पता है कि भाई जो ये जीडीपी ग्रोथ रेट कैलकुलेट की जाती है, ये अपना एनएसओ करता है, ओके। एनएसओ, एनएसओ जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंतर्गत है। सवाल पे गौर फरमाइएगा। सवाल यहाँ पर यह है कि जीडीपी ग्रोथ रेट 2024-25 के लिए एनएसओ ने बता दी कि भाई इतनी ग्रोथ रेट हमारी रही है, ठीक है। एनएसओ ने बता दी, एनएसओ ने चारों क्वार्टर का डेटा क्लियर कर दिया, लास्ट क्वार्टर का डेटा क्लियर कर दिया, और ये भी बता दिया कि भाई इतनी जीडीपी ग्रोथ रेट रही है। अब मेरा सवाल ये है, क्या उसके बाद ये 2024-25 फाइनेंशियल ईयर के लिए इकोनॉमिक सर्वे के माध्यम से किया गया प्रोजेक्शन क्या कोई अर्थ रह जाएगा? मेरा सवाल समझ में आया? मतलब एनएसओ ने अभी तो हम लोग बोल रहे हैं कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट इज प्रोजेक्टेड, ये कह रहे हैं कि इतनी रहेगी, इतने रहने का अनुमान है। एज पर इकोनॉमिक सर्वे इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.4% रह सकती है, ठीक है। एज पर इकोनॉमिक सर्वे हम लोग बोले मेरे भाई। तो क्या अगर कल को एनएसओ अगर ये डेटा दे देता है 24-25 के लिए, तो क्या फिर मेरे दोस्त अर्थ रह जाएगा? ये नो वाले हैं ना, अपने नो को यस में कन्वर्ट कर लो। एग्जामिनर ना बहुत गंदा खेलता है, वो लिखता है एज पर इकोनॉमिक सर्वे, वो लिखता है एज पर बजट। तब हमारे लिए ना बाकी डेटा की रिलेवेंस मेरे दोस्त कुछ नहीं है, हमें सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर बताना है। इसलिए मैंने सिर्फ इस वाले पैराग्राफ को यहाँ चूज किया अलग से कि इंडिया की रियल जीडीपी का एस्टिमेशन लगाया गया है 6.4% इन द फाइनेंशियल ईयर 24-25, एंड द ग्रोथ इज लाइकली टू रेंज बिटवीन 6.3 टू 6.8%। ये कहते हैं कि ये जो फाइनेंशियल ईयर है 25 और जो ये फाइनेंशियल ईयर है 26, इसका मतलब क्या हुआ? ये फाइनेंशियल ईयर है 24-25, ये फाइनेंशियल ईयर है 25-26, कि इसमें इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान है 6.4%, और इसमें यहां पर ये 6.3% से 6.8% के बीच में रह सकती है, ठीक है। दिस वाज प्रोजेक्टेड इन इकोनॉमिक सर्वे, इसको इकोनॉमिक सर्वे में प्रोजेक्ट किया गया था, ओके। यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण में, जिसको कि यूनियन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण है, उनके द्वारा प्रेजेंट किया गया था, ओके। हम लोग इस पे भी डिटेल सेशन करेंगे। नेक्स्ट, फाइनेंस मिनिस्टर की बात कर लेते हैं, निर्मला सीतारमण जी की। यार बजट प्रेजेंट करने जा रही है, बजट प्रेजेंट करने, ठीक है। 1 फेब, इतिहास पे इतिहास लिखे जा रही हैं। अब लगातार सबसे ज्यादा बजट प्रेजेंट करने का जो रिकॉर्ड है वो भी अब इन्हीं के नाम है मेरे भाई, ठीक है। इन्हीं के नाम है, इंटरिम के साथ ये टॉप पे आई थी। अभी एक और बजट यहाँ पर प्रेजेंट करने जा रही है। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण विल प्रेजेंट द यूनियन बजट फॉर 2025-26, ठीक है, मार्किंग हर 8th कॉन्जिक्यूटिव बजट। सोचो, आठवां इनका लगातार, 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवां लगातार बजट ही प्रेजेंट करने जा रही है, आठवां। ये लाइन इंपॉर्टेंट है भाई, इस पे गौर फरमाइएगा, ठीक है। 8th कॉन्जिक्यूटिव बजट ये प्रेजेंट करने जा रही निर्मला सीतारमण जी। लेकिन इस बार के बजट में क्या खास है मेरे भाई? इन्होंने कहा ये तीसरी दफा होगा जबकि शेयर मार्केट रिमेन ओपन ऑन सैटरडे, सैटरडे को भी ओपन रहने वाला है भाई। वैसे तो मंडे टू फ्राइडे ओपन रहता है, सैटरडे को छुट्टी रहती है, ओके। लेकिन बजट की वजह से ये आपका शेयर मार्केट सैटरडे को भी ओपन रहेगा। इवन मार्केट इससे पहले 1 फरवरी 2020 को भी ओपन हुआ था, तीसरी दफा है तो। और बाकी दो दफा कब कब था? 28 फरवरी 2015 को भी ओपन हुआ था, जब यूनियन बजट प्रेजेंट किया गया था, ओके। भाई मोरारजी देसाई जी ने सबसे ज्यादा बार बजट प्रेजेंट किया है, नो डाउट, लेकिन सबसे ज्यादा बार लगातार बजट जो प्रेजेंट किया है वो बहन जी ने किया है मेरे भाई, निर्मला सीतारमण जी ने किया है। दोनों लाइन का अंतर समझ पा रहे हो? सबसे ज्यादा बार बजट प्रेजेंट किया मुरारजी देसाई साहब ने। चलो ठीक है, वो तो मैंने आपकी बात को मान लिया, बड़ा कर दिया मेरे भाई। बड़ा क्या, वो निश्चित है, वो है, फिक्स्ड है, मतलब फैक्ट क्लियर है मेरे भाई। लेकिन सबसे ज्यादा बार जो लगातार बजट प्रेजेंट किया है वो यहां पर निर्मला सीतारमण जी ने किया है। आई बात समझ में? क्लियर है भाई? 2019 से अभी तक ये
फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे बढ़िया तरीके से काम कर रही हैं, ठीक है। आप लोग मेरे भाई जानते ही हैं इनके बारे में बढ़िया तरीके से, बहुत बढ़िया काम कर रही हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कोर सेक्टर की बात कर लेते हैं। कोर सेक्टर, अब कोर सेक्टर हमारे लिए तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से एग्जाम में सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं। ऐसे भी पूछ लेता है कोर सेक्टर क्या होता है, कोर सेक्टर का मंथली डेटा पूछ लेता है कि भाई कोर सेक्टर का डेटा पब्लिश कौन कर रहा है। ये तमाम सवाल मेरे दोस्त हाल फिलहाल एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, ओके। तो जरा समझते हैं। कोर सेक्टर इंडस्ट्री में ग्रोथ रही है दिसंबर में, दिसंबर 2025 महीने में जो ग्रोथ रही है वो आपकी 4% दर्ज की गई है। कितनी मेरे भाई? 4%, ओके। ये 7 महीने के पीक पे पहुंच गया। इंडिया के 8 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बात करें तो ये 7 मंथ हाई है, 7 मंथ हाई, ओके। तो इंडिया के जो कोर सेक्टर इंडस्ट्री है इसमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात कर लेते हैं। 4% रही थी दिसंबर 2024 में, ओके। ये कहते हैं कॉयल, स्टील, इलेक्ट्रिसिटी, इनमें जो ग्रोथ हुई है उसके चलते यहाँ ग्रोथ देखने को मिली है। अब ये जो कोर सेक्टर है इनमें कौन कौन से सेक्टर आते हैं, तो देखो मैंने इसको याद करने का एक ट्रिक बताया था। ट्रिक क्या था? जुगाड़ सेट की थी हम लोगों ने, ठीक है। अल्फाबेटिकली लेके चलो, सी ले लो यहाँ पर। सी से क्या हो गया? कॉयल हो गया, ओके। कॉयल के बाद आ गया क्रूड ऑयल। अब देखो नाम फ्लो में बन रहा है ना, कॉयल, क्रूड ऑयल, फिर आ गया सीमेंट। तो जब जब सी को देखोगे मेरे भाई तब तब तुम्हारे मुंह से निकलेगा क्या? कॉयल, क्रूड ऑयल, सीमेंट, ओके। कॉयल, क्रूड ऑयल, सीमेंट, कॉयल, क्रूड ऑयल और सीमेंट। अब सी के बाद क्या आता है सर? डी। तो डी से तो इसमें कुछ है नहीं, तो चलो ई से ढूंढते। तो ई का मतलब है यहां पर ई फॉर इलेक्ट्रिसिटी, ई फॉर एलिफेंट नहीं मेरे भाई, ई फॉर इलेक्ट्रिसिटी, ओके। अब देखो ई के बाद क्या आता है यहाँ पर? ई के बाद आ गया अपना ए बी सी डी ई एफ जी, उसमें से निकले पंडित जी। पंडित जी ने खाया केला। ऐसे कुछ कर गया ना मेरे भाई, या पंडित जी गिरे धड़ाम, में मिक्स कर रहा हूँ शायद से, ठीक है। ये कॉयल, क्रूड ऑयल, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बाद आ गया यहाँ पर फर्टिलाइजर, ठीक है। तो एक हो गया कॉयल, हो गया क्रूड ऑयल, हो गया सीमेंट, हो गया। इसको याद करने का हम लोगों ने एक तरीका बनाया था ना, क्या तरीका बनाया था? मैं तो भूल गया मेरे भाई, मैं तो भुलक्कड़ होता जा रहा हूँ। कुछ दिन पहले ही मैंने तुम्हें याद कराया था। ऐसे ही करना है हमें, अल्फाबेटिकली करना है। एक बार अगर ये याद हो गया ना, ये वाला, तो फिर अपने को सारे हमेशा याद रहेंगे। तो कॉयल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, सीमेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, ठीक है। इसके बाद अपना क्या क्या बचता है? नेचुरल गैस, ओके। इसके बाद बनेगा रिफाइनरी, और फिर इसके बाद बचता है मेरे भाई स्टील, ठीक है। तो CEF NRS, CEF NRS, नेचुरल गैस, ओके। R फॉर रिफाइनरी, और मेरे भाई S फॉर स्टील। हो गए 8 की नहीं हुए? यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको क्यों इतना दिमाग लगा रहे हो? इस पे हम कर लेंगे। तुम्हारे बस की बात है मेरे भाई, मैं समझता हूँ, लेकिन तुम नहीं करते, तुम उस्ताद हो, इसलिए फोकस करो, इन 8 को रट दो। अब इनको हम, इन 8 सेक्टर को क्या बोलते हैं? इन 8 को बोलते हैं हम लोग कोर सेक्टर, ठीक है। कोर सेक्टर। देखो ओवरऑल अगर इंडस्ट्री की ग्रोथ की बात होती है तब हम लोग निकालते हैं आईआईपी, लेकिन आईआईपी का एक भाग है ये कोर सेक्टर मेरे भाई। ओवरऑल जब ग्रोथ निकालते हैं, ओवरऑल जो इंडस्ट्री की आउटपुट की ग्रोथ है वो आईआईपी हमारे को बताता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अब इसमें कोर सेक्टर की जो वेटेज है वो है 40.27%, 40.27%। बात समझ आ रही है? आईआईपी का डेटा जो जारी करता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, एनएसओ करता है। जबकि कोर सेक्टर का डेटा कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री करता है, उसके अंतर्गत आपका डीपीआईआईटी आता है, इसके द्वारा ये डेटा जारी किया जाता है, ठीक है भाई। आई बात समझ में? डन। चलो आगे बढ़ते हैं। FIUIND, ये काफी न्यूज में आने लगा है। ये तमाम तो समझौते कर रहा है, उस वजह से न्यूज में आ रहा है, ठीक है।
अब यहां पर इसने पेनल्टी इंपोज करी है, एक सेंट्रल नेशनल एजेंसी है, ठीक है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि एग्जाम का पार्ट बनने के चांसेस मेरे को सबसे ज्यादा ना ये न्यूज में देखने को मिल रहा है, इसलिए एग्जाम का पार्ट बनने के चांसेस लग रहे हैं। और ये ऐसा भी नहीं है कि कुछ हल्का फुल्का काम कर रहा हो, कभी टाई अप कर लेता है मेरे भाई, कभी किसी के ऊपर पेनल्टी लगा देता है, तो है इंपॉर्टेंट। पहले सी के बारे में पढ़ लेते हैं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, ओके, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ओके। ये आपकी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत है, जो कि फाइनेंशियल, ओके, इंटेलिजेंस, क्या मेरे भाई, जो कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस कलेक्ट करने का काम करती है, किसके बारे में, अबाउट दी ऑफेंसेस, ओके। अब जो ऑफेंसेस है मेरे भाई उनके बारे में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस कलेक्ट करने का काम किसका है, इस FIU फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का, जो कि बतौर ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम कर रही है, ओके। अब आप कहोगे कौन से ऑफेंसेस, तो इन्होंने कहा कि जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 है, उसके अंतर्गत या उसके अंडर जो ऑफेंसेस हैं, उन ऑफेंसेस के बारे में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस कलेक्ट करने का काम इसका रहता है। इसको स्टैब्लिश किया गया था 2004 में, 2004 में, ओके। ये और इंपॉर्टेंट है भाई, फाउंडेशन ईयर पूछ ले, ठीक है, या फिर इसका हेडक्वार्टर पूछ ले, न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है, नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है, ओके। अभी जो विवेक अग्रवाल साहब है वो इसके डायरेक्टर है, विवेक अग्रवाल। अब मुद्दे की बात पर आते हैं। तो ये जो FIU IND है, इसने अभी मॉनेटरी पेनल्टी इंपोज करी, कितने की मॉनेटरी पेनल्टी, 9 करोड़ 27 लाख की, ओए होए 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 होए, 9 करोड़ मेरे भाई, 9 करोड़ 27 लाख की पेनल्टी लगाई है वर्चुअल डिजिटल असेट सर्विस प्रोवाइडर बाइट फिनटेक लिमिटेड के ऊपर, ओके। तो इन्होंने यहां पर इसका नाम क्या है, बाइट है कि बाइबिट है, बाइबिट है मेरे भाई, ओके, दिस इज बाइबिट, बायबिट, ओके। तो बायबिट फिनटेक लिमिटेड की बात कर लेते हैं, इसके ऊपर 9 करोड़ 27 लाख की पेनल्टी इसके द्वारा लगाई गई। अब इस पूरी कहानी को आप पढ़ोगे तो अर्थ वही निकल कर आएगा कि इसके ऊपर पेनल्टी लगाई गई, इतने की पेनल्टी लगाई गई। पैराग्राफ देख के तो मैं भी डर गया था मेरे भाई, जब मैं इसका पैराग्राफ बना रहा हूं भाई, इतना गंदा पैराग्राफ। ये लिखा था बाइटिक फिनटेक लिमिटेड, बायबिट फिनटेक लिमिटेड, इन शॉर्ट बायबिट, एक वर्चुअल डिजिटल असेट सर्विस प्रोवाइडर है, और इसके ऊपर अभी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने इतने की पेनल्टी, 9 करोड़ 27 लाख की पेनल्टी लगाई है। रीजन क्या था, रीजन ये था कि आपने यहां पर मैंडेटरी जो रजिस्ट्रेशन होता है वो लिया ही नहीं है, और आप बिना रजिस्ट्रेशन दिए मेरे भाई सर्विस दिए जा रहे हैं। ओए होए 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 होए, ऐसे कैसे हो सकता है मेरे भाई, ठीक है भाई। एक वर्चुअल डिजाइन जो असेट सर्विस प्रोवाइडर बायबिट है, उसको यहां पर रिपोर्टिंग एंटिटी क्लासिफाई किया गया अंडर दिस प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। लेकिन इस बायबिट की बात करें, ये बड़ा उस्ताद निकला भाई, ये इंडियन मार्केट में अपनी सर्विसेज दे रहा है, अपने को एक्सपेंड कर रहा है, अपने को बड़ा कर रहा है, लेकिन भाई ये FIU IND से इसने रजिस्ट्रेशन ही नहीं लिया। अब आप मेरे भाई कहीं चले गए घूमने के लिए, आपने पापा से परमिशन नहीं ली, आप घर पहुंचे मेरे भाई, तो घर पे पापा ने आपको उड़ा दिया मेरे दोस्त, फुटबॉल खेल रहे थे आपके साथ। तो अगर पिताजी ने बोला है कि मेरी बात को मानो तो मानो, नहीं मानोगे तो भाई फिर पेनल्टी इंपोज होगी, ओके। ओए होए क्या न्यूज आई है भाई, रामसर साइट गजब, मतलब एक और एग्जाम का सवाल मिल गया, क्योंकि यहां से हमेशा रामसर साइट अगर न्यूज में आ गई तो ये समझ लीजिए कि एग्जामिनर मेरे दोस्त उसकी आंखें खुल गई। तो पहले हम अपनी आंखें खोलते हैं, फिर एग्जामिनर की आंखें खोलेंगे, ओके। रामसर साइट, ओके, राम सर साइट, क्या मतलब है भाई इसका, ये इसका मतलब है ये एक वेटलैंड साइट, आर्द्र भूमि, ओके। क्या है मेरे भाई, एक वेटलैंड साइट है। अब यहां पर होता क्या है, रामसर बेसिकली एक ईरान का शहर है, दिस इज अ सिटी ऑफ ईरान, सिटी ऑफ ईरान। अब ईरान के शहर में बैठ के एक मुलाकात होती है, एक बातचीत होती है, ठीक है, और उस बातचीत को ये नाम दे देते हैं रामसर साइट। आपकी और मेरी किसी दिन कभी मुलाकात हो और उस मुलाकात को हम नाम दे दे मेरे भाई आगरा साइट, ठीक है, दिल्ली साइट, गुरुग्राम साइट, ओके। तो इन्होंने यहां पर उसको उस
ट्रीटी को रामसर साइट ही नाम दे दिया या रामसर ट्रीटी दे दिया। बात समझ में आ रही है मेरे भाई? ओके, तो रामसर कन्वेंशन एक रही थी, और रामसर कन्वेंशन के तहत ही हम लोग ये पढ़ते हैं रामसर ट्रीटी या रामसर साइट। ओके, एक एक करके सारी चीजें समझ लेते हैं। सिंपल शब्दों में रामसर कन्वेंशन को हम लोग नाम देते हैं द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड। ओके, द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड। प्लीज गौर फरमाइएगा मेरे लिए, एक एक ये स्टेटमेंट, एक एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। रामसर कन्वेंशन को हम लोग क्या बोलते हैं? द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड। ये एक इन्वायरमेंटल ट्रीटी है। ओके, क्या है मेरे भाई? एक इन्वायरमेंटल ट्रीटी है जिसमें कि जो वेटलैंड है, वेटलैंड साइट है, इनके कंजर्वेशन पे काम किया जा रहा है। इस ट्रीटी को साइन किया गया था 2 फरवरी 1971 को। ओ माय गॉड, यही तो वो डे है जिसको हम लोग वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाते हैं। हाँ जी, समझ में आ रहा है? 2 फरवरी 1971 को रामसर शहर में, ईरान में मेरे भाई, इस इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ट्रीटी को साइन किया गया था। द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड को साइन किया गया था, रामसर कन्वेंशन को साइन किया गया था। इसलिए हम लोग इसको वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन ये लागू कब से हुआ? ये लागू हुआ 21 दिसंबर 1975 से। ऑपरेशनल, भाई ट्रीटी साइन तो हो गई थी 71 में, 1971 में, बट ये कब से लागू हुई? 21 दिसंबर 1975 से। समझ में आ रहा भैया जी? क्लियर हो रहा है? अभी तो सिर्फ मैंने स्टैटिक फैक्ट बताए रामसर साइट के बारे में कि रामसर साइट है क्या, इसमें वेटलैंड के कंजर्वेशन पे काम किया जा रहा है, ये समझ लीजिए। अब मुद्दे की बात पे आते हैं कि भैया जी हुआ क्या है कि इंडिया की 4 और साइट है जिसको कि इसमें जोड़ दिया गया है। और इसमें जुड़ने का मतलब ही यहां पर ये है कि अपने लिए एग्जाम का सवाल, तो इसमें तमिलनाडु में जोड़ी गई हैं, और तमिलनाडु में तो अलग अलग भी हैं, सिर्फ सारी तमिलनाडु में नहीं है, कुछ तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में जो जुड़ी है उसके साथ तमिलनाडु में 20 हो गई, और 20 के साथ वो टॉप पे है। हमारे देश में रामसर साइट थी 85, 4 और जोड़े कितनी हो गई? 89। ओके, 85 थी, 4 और ऐड हो गई, यहाँ पर 89 हो गई। डन, समझ में आ रहा है? ओके, चलो अब इसमें समझते कौन कौन सी हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज है, उसने यहाँ पर ये वाली बात हमें बताई है। और इसमें सबसे पहले आपको याद रखनी है सक्कर कोट्टई। कौन सा कोट्टई मेरे भाई? सक्कर कोट्टई। वर्ड सेंचुरी। ओके, सक्कर कोट्टई वर्ड सेंचुरी याद हो गया? हाँ सर, याद हो गया। ठीक है, एक और आगे, थरमंगल। ओके, थरंगल, थर थंगल वर्ड सेंचुरी। ओके, थरथंगल वर्ड सेंचुरी। तो दो तो क्लियर हो गई अपने। सक्कर कोटई वर्ड सेंचुरी, ये स्टैटिक भी आ सकता है, और थरथंगल वर्ड सेंचुरी। ओके, ये दोनों तमिलनाडु में है। इसके बाद आता है सिक्किम का खेचोपलरी, खेचोपलरी वेटलैंड। ओके, और एक आता उदवा लेक इन उत्तराखंड, उदवा लेक इन उत्तराखंड। बात समझ में आ रही है? तो सक्कर कोटई वर्ड सेंचुरी, थरथंगल वर्ड सेंचुरी, ओके, दोनों तमिलनाडु में। और खेचो पालरी, ये कौन सा पालरी? खेचो पलरी वर्ड से, ये वेटलैंड, ये सिक्किम में, और उदवा लेकिन झारखंड। डन। और उन टोटल हो चुके 89। तमिलनाडु यहाँ पर टॉप पर बना हुआ है। ठीक है, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा रामसर साइट है हमारे यहाँ पर, हमारे देश में 20। और सिक्किम झारखंड की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये इसलिए और न्यूज में आ गया क्योंकि सिक्किम और झारखंड की ये फर्स्ट रामसर साइट है, मतलब इसलिए न्यूज में आ गया, और ज्यादा इंपॉर्टेंट बन के न्यूज में आ गया क्योंकि मेरे भाई ये फर्स्ट रामसर साइट है यहाँ की। आई बात समझ में बच्चों? रामसर ट्रीटी क्या होती है, रामसर साइट क्या होती है? ठीक है, चलो एक दो डेटा मैं लिख के नहीं लाया हूं, उसको यहाँ कवर कर देता हूँ। अगर हम लोग ग्लोबली देखें कि वैश्विक स्तर पर टोटल वेटलैंड कितने हैं, तो टोटल वेटलैंड हो चुके 2529, 2529। ओके, इंडिया की बात कर लेते हैं, तो सबसे ज्यादा वेटलैंड के मामले में अगर हम लोग देखें तो इंडिया टॉप पर है। अरे सर मजाक कर रहे हो, है पगला गए हो सर? अरे नहीं पगला है, सुनो तो सही बे, एशिया की बात कर रहे हैं हम, है
इंडिया की बात करें मेरे भाई, तो इंडिया में सबसे ज्यादा, इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ सच रामसर वेटलैंड बट इन एशिया। ओके, अगर हम लोग विश्व की बात कर लेते हैं तो भारत तीसरे नंबर पे है, थर्ड हाईएस्ट। किस नंबर बेटा? थर्ड हाईएस्ट है वर्ल्ड में, इन द वर्ल्ड। अब आप कहोगे यार वर्ल्ड में टॉप पे कौन है फिर? तो वर्ल्ड में मेरे भाई यहाँ पर टॉप पर है, पहले पे है यूके। यूके में सबसे ज्यादा रामसर साइट है 176। उसके बाद नंबर आता है बेटा मैक्सिको का, मैक्सिको में दूसरे नंबर पे 144। और फिर अपने प्यारे भारत का नंबर आ रहा है मेरे भाई 89 के साथ। ओके, डन है जरूर। इंपॉर्टेंट वेटलैंड क्या होता है सर? एक ऐसा एरिया होता है जो वाटर से कवर होता है, ठीक है, या फिर टेम्परली सीजनली मेरे भाई ये वाटर से कनेक्ट होता है, ठीक है, मतलब क्रिटिकल इकोसिस्टम है जिसके कंजर्वेशन की हमें नीड है। इसके बारे में और पढ़ना है मेरे को, और आपको भी पढ़ना है। जितना डेटा अभी मिला है उस हिसाब से इतना कवर कर लेते हैं, और बाकी जब मिलता चलेगा तो मैं और भी चीजें, क्योंकि मेरे दिमाग में क्वेश्चंस एग्जाम के जो बने हैं वो डेटा न्यूज़पेपर में अभी कवर नहीं किया गया है। मेरे को अभी टोटल एरिया बताना है कि इंडिया में टोटल 89 के साथ एरिया कितना हो गया है। ओके, 89 होने के बाद टोटल एरिया कितना हो गया है, ये अपने को अभी समझना है। ओके, बहुत सारे चीजें हैं यहाँ पर, इसको और डिटेल में समझने के लिए हमें ये भी देखना होगा ये किस डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, अब डिस्ट्रिक्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एग्जामिनर ने ना एक बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन लिख के दे दिया था, उसमें यही था कि वर्ड सेंचुरी लिखी हुई थी, सक्करकोटे वर्ड सेंचुरी फॉर एग्जाम्पल, तो उसके उसमें डिस्ट्रिक्ट कुछ गलत लिख दिया था और अपने को करेक्ट वाला पकड़ना था। ठीक है, तो इसको एक अभी तो इतना समझ लेते हैं। ठीक है, जब जैसे जैसे मैं इस न्यूज को पढ़ूंगा मेरे भाई 2-3 दिन में, आज कल में, तो और मैं कंटेंट इस पे तुम्हें बताता चलूंगा। ठीक है, चलो। अब एक 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 बीमारी की बात हो रही है, उसका नाम है ऑनकोसेरेसियासिस। ओके, ऑनकोसेरेसियासिस, ऑनकोसेरेसियासिस। ओके, ऑनकोसेरेसियासिस। और है क्या इस बीमारी से? क्या होता है कि व्यक्ति की रोशनी, आंख की रोशनी चली जाती है। ठीक है, अब आंख की रोशनी चले जाने का मतलब, एक हम लोगों ने इसी तरीके की एक ट्रैकोमा और पढ़ी थी, ट्रैकोमा, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, रिसेंटली उसकी वजह से भी काफी देश न्यूज में रहे थे इंक्लूडिंग इंडिया। अब नाइजर फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री है जिसने कि ऑनको सेरिसियासिस इसको एलिमिनेट कर दिया है। ठीक है, तो नाइजर बिकम फर्स्ट कंट्री, नाइजर पहला देश है ये अफ्रीकन रीजन में जिसने कि इसको एलिमिनेट किया। अफ्रीकन रीजन में, अगर वैश्विक स्तर पे देखे, वैश्विक पटल पे देखे, तो वो भी समझते हैं। ठीक है, वर्ल्ड जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसने कॉन्ग्रेचुलेट किया है नाइजर को कि नाइजर भैया जी आप बढ़िया कर रहे हो। ठीक है, जो एलिमिनेट करने के लिए स्टैंडर्ड की नीड थी वो आपने यहाँ पर अचीव कर ली है। नाइजर वैसे फिफ्थ कंट्री है, फिफ्थ कंट्री, पांचवा देश है विश्व में, और फर्स्ट है अफ्रीका में। ओके, इससे पहले बाकी के जो चार देश हैं उसमें कोलंबिया है, इक्वेडर है, ग्वाटेमाला है, मैक्सिको है, ये चार देश इसको एलिमिनेट कर चुके हैं। ठीक है, एक पैरासाइट है जिससे कि ये होता है, मतलब उसके ट्रांसमिशन से होता है। अब देखो, एक परजीवी है, इसका नाम है ऑन्कोसेरेका वॉल्वुलस। ओके, इसके संक्रमण को सफलतापूर्वक जिसने रोका है, नाइजर को विश्व का पांचवा और अफ्रीका का पहला देश माना गया है जिसने परजीवी ऑन्कोसेरेका वॉल्वुलस के संक्रमण को सफलतापूर्वक रोका है। ओके, ये सारी बातें पढ़ सकते हो। मेरे काम की चीज जो है वो ये है कि नाइजर फर्स्ट कंट्री है अफ्रीकन रीजन में जिसने कि इसको एलिमिनेट किया है, फिफ्थ कंट्री है विश्व में, फर्स्ट इन अफ्रीका है मेरे भाई, और सक्सेसफुली इन्होंने किसके ट्रांसमिशन को रोका है, ये लाइन याद रखेंगे। बाकी के चार देश कौन कौन से हैं वो नाम याद रखेंगे। ठीक है, इसको हम लोग ना रिवर ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं, ये वहीं पर ही देखने को मिलता है। ठीक है, एक पैरासाइटिक डिजीज है, सेकंड लीडिंग इन्फेक्शियस कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस वर्ल्ड वाइड आफ्टर ट्रैकोमा। ओके, ये ट्रांसमिटेड होती है टू ह्यूमन थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड ब्लैक फ्लाइज। जो ब्लैक फ्लाइज होते हैं, ठीक है, जो इन्फेक्टेड ब्लैक फ्लाइज होते हैं उनके काटने से ये आपको, ह्यूमंस को, हमको मेरे भाई, सबको होती है। ओके, प्राइमरली ये रिवर राइन जो एरियाज होते हैं ना वहां पर इसको पाया जाता है, नदी के किनारे के जो इलाके होते हैं ना वहां पर ये देखने को ज्यादा मिलता है। ओके, डिजीज प्राइमरली अफेक्ट द रूरल पॉपुलेशन इन सब सहारन अफ्रीका, ये कह रहे हैं कि सब सहारन अफ्रीका में ये प्राइमरली अफेक्ट करती है रूरल पॉपुलेशन को। ओके, इन यमन विद स्मॉलर एंडेमिक एरिया फाउंड इन पार्ट्स ऑफ लैटिन अमेरिका। ओके, अब आपको सर इतना गहराई से पढ़ने की क्या जरूरत है? देखो, गहराई से पढ़ने का मतलब नहीं होता, न्यूज के बारे में पूरा पढ़ने का मतलब है। अब हम लोगों ने पहले तो ये पढ़ लिया कौन सा देश एलिमिनेट हुआ, पांचवें नंबर का है ग्लोबली, तो फिर उसमें बाकी के चार कौन है, कैसे ये बीमारी होती है, इस बीमारी का अर्थ क्या है, ये सारी चीजें तो लाजमी बनती है ना मेरे भाई। नहीं पढ़ोगे तो एग्जामिनर कुछ का कुछ उठा लेगा, फिर आप टेंशन में आ जाओगे, कहोगे अरे सर ये क्या हो गया है?
एक सेकंड रुकिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, गवर्नमेंट ने कहा है कि भैया जी 2025 जो एशियन विंटर गेम्स है उसमें हम अपने 88 मेंबर का इंडियन कंटिजेंट भेज रहे हैं। मैंने कहा बढ़िया, भेजिए भैया जी, ठीक है, लेकिन ये होने कहाँ वाला है, इसका एडिशन कौन सा है? तो नाइन्थ जो एशियन विंटर गेम्स 2025 है, ये आपके चाइना होस्ट करने जा रहा है। ठीक है, कौन होस्ट करने जा रहा है? चाइना होस्ट करने जा रहा है। ओके, और ये कहाँ पर होगा? चाइना के हर्बिन में होने वाला है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर अप्रूव कर दिया कि 88 मेंबर्स जा रहे हैं, इसमें 59 एथलीट हैं और 29 टीम ऑफिशियल्स हैं। अब हमें इस इवेंट पे 7 फरवरी से बढ़िया तरीके से ध्यान देना होगा। लेकिन उसके अलावा भी हमारे लिए काफी चीजें इंपॉर्टेंट बनती हैं। वो आपको सर क्या इंपॉर्टेंट बनता है? देखो, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो ये एशियन गेम्स हैं इसमें भी वही समर और विंटर वाला ही कॉन्सेप्ट है, तभी यहाँ लिखा हुआ है विंटर गेम्स। हम नॉर्मल एशियन गेम्स की बात करें तो यार 26 का एशियन गेम्स कौन होस्ट करने जा रहा है? किसी को आइडिया है? 2026 का एशियन गेम्स कौन होस्ट करने जा रहा है? भाई गौर फरमा लो, इतनी बार रटा चुका हूँ, इतनी बार पढ़ा चुका हूँ, अब तो मेरी बेइज्जती कराने लग जाते हो तुम लोग। 2026 का, फिर उसके बाद 2030 का। जापान, वेल्डन मेरे भाई, जापान। और जापान में भी ये कहां पर होगा? जापान में होगा ये एची। एची सुनो ना, एची से बना एची। एची, ठीक है, समझ रहे हो ना? तो मेरे भाई एची नगोया जापान, 2030 का। कतर, दोहा, ओके, 2034 का एशियन गेम्स रियाद, सऊदी अरब। ओके, तो 26 का क्लियर हो गया, 30 का क्लियर हो गया और 34 का क्लियर हो गया। ओके, और ये क्लियर हो गया अपना कि एशियन जो विंटर गेम्स होने वाले हैं 2025 में, उसका 9th एडिशन ये कहाँ पर होने वाला है मेरे भाई? चाइना हर्बिन। ओके, चाइना हर्बिन। नेक्स्ट, ये फर्स्ट टाइम है गवर्नमेंट फुल फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। ओके, असिस्टेंस टू नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन स्कीम के तहत। ओके, नेक्स्ट, तेंदुलकर साहब को सी के नायडू अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अवार्ड इंपॉर्टेंट है, तेंदुलकर साहब सुपर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो तेंदुलकर साहब, द ग्रेट तेंदुलकर साहब को सी के नायडू अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अवार्ड इंपॉर्टेंट है भैया जी। इवन इवन ये नहीं, जसप्रीत बुमराह भी हैं, स्मृति मंदाना भी हैं, जिनको भी सम्मानित किया गया है। बीसीसीआई ने जो अपने अवार्ड अनाउंस किए हैं उसमें जसप्रीत बुमराह को मेंस इंटरनेशनल क्रिकेटर चुना है, लेकिन स्मृति मंदाना को वीमेन इंटरनेशनल क्रिकेटर यहाँ पर चुना है। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और उससे यहाँ पर सचिन तेंदुलकर साहब को सम्मानित किया गया है। ओके, तो कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सचिन तेंदुलकर साहब, पॉली उमरीगर अवार्ड बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर मैन जसप्रीत बुमराह, बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर वीमेन, आई एम सॉरी, स्मृति मंदाना। ओके, बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू मैन सरफराज खान, बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू वीमेन आशा शोभना। ओके, ये नाम तो इंपॉर्टेंट है यार। एक, दो, ये दो नाम तो इंपॉर्टेंट हो गए। तीन मेरे भाई, ये नाम तो याद ही रखने हैं अपने को। अब बीसीसीआई स्पेशल अवार्ड हाईएस्ट रन गेटर इन ओडीआई, हाईएस्ट रन टेकर, विकेट टेकर इन ओडीआई वी मैन, ये सब आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें आप एक बार अपने लेवल पे मेरे भाई, अपने स्तर से यहाँ पर पढ़ लेना। ठीक है, इवन जो अश्विन साहब है उनको स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अभी रिसेंटली उनका रिटायरमेंट हुआ है, तो ऐसे में उनको स्पेशल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। तो आज के द हिंदू को जब मैं न्यूज़पेपर को पढ़ रहा था, उसमें ये वाला आर्टिकल आया था अपना कि तेंदुलकर साहब चूजन फॉर कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और स्पिन ग्रेड आर अश्विन जो रिटायर हुए इंटरनेशनल क्रिकेट से दिसंबर में, वो इंडिया के सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर भी है टेस्ट में 537 विकेट के साथ। ओके, ओके, ओवरऑल 8 हाईएस्ट डिसमिसल इन ओवरऑल 8th हाईएस्ट एंड हैज बीन वेस्टर्न विद स्पेशल अवार्ड। इनको स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया टू होस्ट ब्रिक्स यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप मीटिंग। वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये ब्रिक्स समिट रहा था, ये ब्रिक्स समिट 2024 वाला, इसको होस्ट किया था रशिया ने। एनी आइडिया 2025 वाला ब्रिक्स समिट कौन सा देश होस्ट करने जा रहा है? ब्रिक्स समिट 2025 की कौन सा देश होस्ट करने जा रहा है सर? इसको होस्ट करेगा ब्राजील। ओके, ऐसे इतना ही तो याद रहता था हम लोगों को। अच्छा, G20 समिट की बात कर लेते हैं। जब समिट की हो रही, फिर मैं इस वाली न्यूज को आगे कवर करूंगा। G20 समिट की बात करते हैं मेरे भाई। G20 समिट 2024 वाला ये किसने होस्ट किया था? ब्राजील ने। ठीक है, अगर मैं कहीं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कर देना। 2025 वाला ये साउथ अफ्रीका होस्ट कर रहा है। साउथ अफ्रीका होस्ट कर रहा है। ओके, कोई मुझे बता सकता है G7 समिट 2024 किसने होस्ट किया और 2025 कौन होस्ट कर रहा है? G7 समिट 2024 किसने होस्ट किया और 2025 कौन होस्ट कर रहा है? चलो 24 वाला तो मैं ही लिख दे रहा हूँ, इटली। और चलो ये भी लिख दे रहा हूँ, कनाडा। बस तुम लोग कंफर्म कर दो, क्या कनाडा होस्ट कर रहा है? क्या 2025 वाला कनाडा होस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस और नो में लिख देना। ओके, एक समिट है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन समिट, आसियान समिट। ठीक है, आसियान समिट 2024 और आसियान समिट 2025। एनी आइडिया कौन सा देश होस्ट किया 24 वाला, कौन सा देश होस्ट कर रहा 25 वाला? 2024 वाला कौन होस्ट किया है? क्या लाओस ने किया था? लाओस। देखे तो सही कितने लोग मेरे दोस्त पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यस, 25 वाला कनाडा 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 कनाडा। ओके, सो ये वाला 24 वाला जो होस्ट किया था ये लाओस ने किया था। और जो 25 वाला समिट है ये मलेशिया होस्ट करेगा। ओके, और 2026 वाले तक को याद रख सकते हैं आप लोग, फिलीपींस। ओके, फिले फिलीपींस। ठीक है, ये याद रख सकते हैं, फिलीपींस। फिलीपींस 26 वाला, 25 वाला मलेशिया होस्ट करेगा, 24 वाला लाओस ने होस्ट किया था। नेक्स्ट, तो डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये ब्रिक्स यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। 3 से 7 मार्च तक रहेगी, लंबी है अभी, मतलब मार्च में जारी है। यूथ एंटरप्रेन्योरशिप और सस्टेनेबल ग्रोथ इसकी थीम है। ओके, यूथ एंटरप्रेन्योरशिप और सस्टेनेबल ग्रोथ। और इस मीटिंग को लगभग 45 जो यूथ रिप्रेजेंटेटिव होंगे ब्रिक्स कंट्री से, वो यहाँ पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। ओके, सुनीता विलियम्स ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है 90 सेकंड यूएस स्पेस वॉक के दौरान। 90 सेकंड यूएस स्पेस वॉक के दौरान। अब आपको सर इतनी इंपॉर्टेंट है ये न्यूज, जितने स्टार लगा सकते हो ना उतने स्टार लगा लेना मेरे भाई। वैसे ही सुनीता विलियम्स खुद में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा ही वो न्यूज में है। रीजन है, इनको वापस लाने की जद्दोजहद में सब लोग लगे हुए हैं। कह रहे हैं कि मार्च तक इनको वापस ले आएंगे। ठीक है, अब टेक्निकल ग्लिचेस के चलते ये वापस नहीं आ पा रही हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन मुद्दे की बात पर अगर हम लोग आए तो वो ये है कि सुनीता विलियम्स ने एक नया स्पेस वॉकिंग रिकॉर्ड बनाया है 90 सेकंड स्पेस वॉक के दौरान। ओके, देखिएगा। तो इंडियन origin astronaut Sunita Williams has broken the record for total space walking time. टोटल स्पेस वॉकिंग टाइम, ये कीवर्ड है। टोटल स्पेस वॉकिंग टाइम बाय वीमेन, ओके, बाय लॉगिंग 62 आवर्स 6 मिनट ऑफ स्पेस वॉक। तो इन्होंने स्पेस वॉक टोटल अब तक कर ली है 62 घंटे 6 मिनट। टोटल जो स्पेस वॉक इन्होंने कर ली है वो कितनी है? 62 घंटे और 6 मिनट है। और किसी भी महिला के द्वारा ये सबसे ज्यादा मेरे दोस्त स्पेस वॉक का रिकॉर्ड है अब सुनीता विलियम्स के नाम। ओके, सुनीता विलियम्स। और इन्होंने जिनका रिकॉर्ड ब्रेक किया है वो भी अभी हम लोग पढ़ेंगे। विलियम्स और जो इनके कलीग हैं बुच विलमोर, ओके, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर है सिंस 2024, और वो स्पेस वॉक कंडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये स्पेस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसे हुए हैं, जून से फंसे हुए हैं, और वो लगातार स्पेस वॉक कंडक्ट कर रहे हैं, जिसके साथ सुनीता विलियम्स ने टोटल स्पेस वॉकिंग का रिकॉर्ड बना दिया बाय टाइम। ओके, टाइम के आधार पर बाय वीमेन मेरे भाई। और स्पेस वॉक आपकी ये शुरू हुई थी 5 घंटे 26 मिनट चली थी, ये छोड़िए। ये 9th स्पेस वॉक रही थी विलियम्स की, और विलमोर साहब की रही थी 5वीं। नासा एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स जस्ट सरपास फॉर्मर एस्ट्रोनॉट पैगी विटसन। ओके, पैगी विस्टन, पैगी विटसन। इनका जो रिकॉर्ड था 60 घंटे 21 मिनट का, वो ब्रेक कर दिया पैगी विटसन का।
विलियम्स अब 62 घंटे 6 मिनट के साथ टॉप पे है। और अगर ओवरऑल देखे तो नासा के ऑल टाइम लिस्ट में ये चौथे नंबर पे है। बाय वीमेन टॉप पर है, और ऑल टाइम लिस्ट में देखे तो ये चौथे नंबर पे है कि नहीं? गजब न्यूज, बढ़िया न्यूज है ना। चलो, ये कह रहे हैं कि क्रू 9 मिशन लॉन्च किया जा रहा है, मार्च 2025 तक इनकी वापसी की तैयारी हो रही है। ओके, तो ये रहा ओवरऑल मेरे दोस्त सेशन। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा। आई होप आप शाम को मेरे दोस्त अपने भाई के सेशन में आप जुड़ने वाले हैं। ओके, आई एम अ फाइनेंस मिनिस्टर सस्ता वाला। ओके, सो मैंने निर्मला सीतारमन जी से ये बैग ले लिया है मेरे भाई, एक उनके पास है एक मेरे पास है, तो वो प्रेजेंट करेंगी पार्लियामेंट में, और मैं प्रेजेंट करूंगा मेरे दोस्त। हम अड्डा 24/7 अपनी इस पार्लियामेंट में, ये इवेंट लग चुका है, जाकर आप इस इवेंट को मेरे दोस्त देखिए, नोटिफाई मी कर लीजिए। और नोटिफाई मी करने का मतलब है कि शाम को 6 बजे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अगर ना भी पहुंचे मेरे भाई तो आप लोगों को आना है, एनी हाउ मेरे भाई आना है, क्योंकि यहाँ से निश्चित तौर पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, निश्चित तौर पे, चाहे आप एसबीआई पीओ की तैयारी करें, एसबीआई क्लर्क की, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करें, चाहे आप आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी करें, चाहे आप नाबार्ड की तैयारी करें, आरआरबी पीओ क्लर्क की तैयारी करें, आप सबके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओके, तो आज शाम को 6 बजे जुड़ेंगे। ओके, बाकी मंथ एंड सेल है, आई थिंक सो आज भी ये एक्सटेंड कर दी गई है, तो आप लोग जुड़ सकते हैं बैंक महापैक के साथ। अगर आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए आप यूज कर सकते हैं Y168 कोड। आपको सिर्फ जनरल अवेयरनेस के बैचेस का सब्सक्रिप्शन चाहिए तो उसके लिए सिर्फ वॉरियर प्रो बैच है। ओके, इस वॉरियर प्रो बैच के प्राइस होते हैं 1562 फॉर 12 मंथ, बट अभी ऑफर है तो 1349 का आपको ये मिल रहा है फॉर 24 मंथ। इसमें आपको 5 बैचेस मिलते हैं, कंप्लीट फाइनेंशियल अवेयरनेस का, बैंकिंग अवेयरनेस का फाउंडेशन बैच है, मंथली करंट अफेयर्स बैच है, मेंस स्पेशल बैच है, स्टैटिक जीके एंड एमसीक्यू बैच भी है। ओके, ये टेस्ट गुरु में मेरे भाई आप लोगों के लिए टेस्ट लाइव हो चुके हैं, दो दो टेस्ट ये सब में लाइव हो चुके हैं, जो एसबीआई पीओ और क्लर्क को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए ये टेस्ट लाइव हो चुके हैं मेरे भाई। इवन हम लोगों का स्टेटमेंट बेस्ड करंट अफेयर टेस्ट भी एक और लाइव हो चुका है, और एक एसबीआई क्लर्क का टेस्ट लाइव हो चुका है। एक बार जाकर आप इसे चेक करिए। ओके, सेम कोड आपको यूज करना है इसके लिए भी। ये भी आपको ऑफर में 279 की जगह 204 का मिल रहा है।